हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। आइए सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप लोग। तो ये है आपकी क्लास नंबर 9th 10th सर, ये है क्लास नंबर 10th। ठीक है। तो इसलिए इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो इससे वाली पिछली वाली क्लास में जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के, टीडीपी की प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में हम लोग देखा था। ठीक, देखा था कि कितने टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं। ठीक। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमने एक आपको इंसुलेटर बताया कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, एक स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है। तो हमने बताया कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो, तो ये इंसुलेटर बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिस्क को सीरीज में लगा करके बनाए जाते हैं, और ये जो पूरी सीरीज बनती है, ठीक है, उसी पूरे इंसुलेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। या तो आप इस तरीके से आपकी ये डिस्क टाइप की लगी होती हैं, ठीक, या तो आपको इस तरीके से देखने को मिलती है वर्टिकल में। तो ये जो आपकी पूरी कहलाती है, पूरा इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो डिस्क होती है, जो पोर्सिलोन की डिस्क बनी होती है, पोर्सिलेन मटेरियल की डिस्क बनाई जाती हैं इंसुलेटर। ठीक है। तो बेसिकली जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रत्येक डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है कि सेम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अलग अलग होता है या क्यों बराबर होता है, तो वो चीज़ हम लोग इसमें आज देखेंगे। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो सस्पेंशन टाइप की जो स्ट्रिंग्स होती है उसमें उस वोल्टेज का किस तरीके से बंटवारा किया जाता है, या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो देखिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है। हिंदी में लिखिए, क्या लिखेंगे, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, सस्पेंशन टाइप स्ट्रिंग पर वोल्टेज या पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, या विभव का विभवांतर लिखिए, विभवांतर का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बंटवारा कह सकते हो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख लीजिए, समझ लीजिए आप बस, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें अपने डिस्ट्रीब्यूशन की कि किस तरीके से, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे,
एक स्ट्रिंग बनाएंगे, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाएंगे। तो देखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसे बनेगा। तो मान लिया हमने कि आपका ये है एक, जैसे सपोज करिए ये है आपका एक टावर, ठीक। अब इस टावर से ही आपकी क्या होगी, ये मान लेते हैं टावर का ही आपका क्या है, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म है। अब इस क्रॉस आर्म से ही आपके क्या लगे होंगे, इंसुलेटर की डिस्क लगी होंगी। तो हम मान लेते हैं आपकी एक ये इंसुलेटर की डिस्क लगी है, तो इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम बनाते जाइए साथ साथ में। तो ये आपकी मान लिया एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ठीक। इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब जो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है, मान लेते ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक। कंडक्टर है हमारा। और ये हम मान लेते हैं कोई वोल्टेज है, इसके अक्रॉस डिस्क 1 के अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं V1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं V2, ये क्या मान लेते हैं V2। और यहाँ से यहाँ तक V3, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने देखा कि हमारा अगर इसके फॉर्म में देखें कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V1 है, V2 है, इस डिस्क के क्रॉस V1, V2, V3, ठीक है। तो जब भी हमेशा एक बात याद रखना कि अगर जहाँ पे आपका मेटल होगा, ठीक है, और एक इंसुलेटर के बीच होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक कैपेसिटर बनता है आपका, क्या बनता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है। हम जानते हैं कैपेसिटर कैसे बनता है, दो प्लेट ऐसे हो, बीच में क्या हो आपका इंसुलेशन भरा हो, या इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, दो प्लेट, तो ये पैरेलल, ये क्या बन जाता है, हमारा कैपेसिटर बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम सोचें इसको, तो क्या होता है कि हमारा जो अर्थ होता है और कंडक्टर के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होता है, या कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बना लेते हैं, कैपेसिटर के फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो जैसे कैपेसिटर की फॉर्मेट में बात करें, तो जैसे मान लिया ये हमारी क्रॉस आर्म है, ठीक, इस क्रॉस आर्म को बना लिया, और यहाँ पे इस डिस्क को की जगह पे हम एक कैपेसिटर बना देते हैं, ठीक, और इस डिस्क की जगह पे एक और कैपेसिटर बना देते हैं, और इस डिस्क की जगह पे एक और कैपेसिटर, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। तो हर डिस्क के अक्रॉस क्या बनता है, हमारा एक कैपेसिटर बनता है, हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक। अगर हम लोग अगर वोल्टेज की बात करें, क्योंकि आपका वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया V1, V2, V3, ठीक है, इसके क्रॉस हम कैपेसिटर अगर सेम माने, ठीक, इस कैपेसिटर जो बन रहा है आपका सेम वैल्यू का बनता है, ठीक। अगर एज्यूम कर रहे हैं, ये हम सारी चीज़ें एजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि ये कैपेसिटर बन गया, और ये इस तरीके से कैपेसिटर ये बन गया कंडक्टर, ये लास्ट वाले इंसुलेटर पे कंडक्टर लगा है, ठीक। तो इसके वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज हमने मान लिया ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा टोटल वोल्टेज,
ठीक है। तो टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो हमने ये एजम्पशन माना है। अब बात करें कि वोल्टेज अगर हर डिस्क के क्रॉस देखें तो हमारा वोल्टेज कितना होगा, तो इसके अगर वोल्टेज देखें यहाँ से यहाँ तक V/3 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये V/3, इसके क्रॉस वोल्टेज V/3 और इसके क्रॉस, क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं तो हमने V/3 एज्यूम कर लिया, ठीक है। V/3 हो जाएगा टोटल, इसको जब ऐड करोगे तो टोटल V बनेगा, ठीक। तो ये बन गया। अब बात आती है कि हम लोग ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्यों देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हमारा केवल क्रॉस आर्म केवल बना रहता, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता, सेम कैपेसिटर एक ही कैपेसिटर बनता तो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता। अब जैसे सपोज करिए आपका ये इधर साइड देखें, हमारा वैसे प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हमारा ये क्रॉस आर्म होता है इस तरीके से, और क्रॉस आर्म ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे टावर होता है। देखिए ये क्या होता है, इस तरीके से मान लेते हैं टावर, ठीक, इस तरीके से ये, और ये हमारा। तो हम जानते हैं जब भी आपकी दो चीज़ याद रखना, मेटल और जहाँ पे मेटल फॉर्मेट होगा, मेटल की लिंक, और यहाँ पे इंसुलेशन होगा, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं इंसुलेशन नहीं, मेटल लिंक या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहाँ पे बनेगा उसके बीच में हमारा हमेशा एक कैपेसिटर बनता है, ठीक है, कैपेसिटर बनता है। आप जानते हैं कि हमारा इंसुलेटर के अक्रॉस हमने क्या किया, एक कैपेसिटर बना लिया, मान लिया C, ठीक, और इसके अक्रॉस मान लिया कैपेसिटर C है, इसके अक्रॉस भी हमने एक कैपेसिटर मान लिया C। अब जानते हैं कि जो मेटल है, एक मेटल तो आपका ये टावर है, स्टील टावर मान लिया, ठीक है, तो स्टील टावर की वजह से हमारा एक और कैपेसिटर बनता है, एक डिस्क और इसके बीच में, तो ये बनता है, ठीक है, इसको बना लीजिए इस तरीके से। तो अब क्या होता है, ये जो कैपेसिटर होता है, मान लेते हैं ये जो हमारा जो डिस्क की वजह से जो कैपेसिटर बनता है, उस कैपेसिटर को बोला जाता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलते हैं, जो डिस्क की वजह से बना है। ये किसकी वजह से बना है, डिस्क की वजह से। तो ये हमारा जो बनेगा, इसको हम नाम दे देते हैं C, और ये C कैपेसिटर और C इक्वल कैपेसिटर होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज हमने दे दिया V1, और इसके क्रॉस वोल्टेज दे दिया V2, और इसके क्रॉस वोल्टेज दे दिया V3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। और ये जो कैपेसिटर होता है, इसको हम बोलते हैं, जो डिस्क की वजह से कैपेसिटर बनता है उसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस या म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और ये जो आपका टावर और इसके बीच में बनता है, जो ये कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं, ये कैपेसिटेंस होता है जो C1 एज्यूम कर लिया हमने, और इसको भी C1 और C1 इसको भी एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा यहाँ पे एक कंडक्टर है मान लिया, तो यहाँ पे ये इस तरीके से टावर बना है। अब ये जो कैपेसिटेंस कहलाता है, इस कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, जो मेटल लिंक और टावर के बीच में जो फॉर्मेट में बनता है कैपेसिटेंस। और इसमें कैपेसिटेंस जो बनता है, ये इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, एक एयर होता है, तो एयर के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, इसीलिए कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है, इस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस। इसका नाम क्या दे देंगे, शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस इतना आप लोग बना लीजिए, ठीक। फिर आपको समझाते हैं। तो ये 3 डायग्राम है। तो जैसे हमने एज्यूम किया, एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए सब लोग। क्या है, जैसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो मान लीजिए हमारा एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगा है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से। अब क्या होगा कि पूरी स्ट्रिंग के क्रॉस हम लोग ये देखेंगे कि हर स्ट्रिंग के क्रॉस, हर जो डिस्क है, मान लीजिए ये डिस्क है, तो हर डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वो चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। तो हम मानते हैं कि हमारा डिस्क जो होती है, डिस्क मेटल से कनेक्ट होती है, ठीक है, और जहाँ पे भी मेटल होता है और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करेगा, तो इसीलिए वहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस बनेगा।
कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस देखते हैं। तो डिस्क के अक्रॉस हमने यानी कि डिस्क की जगह पे एक कैपेसिटेंस बना दिया दूसरे डायग्राम में, ठीक, इसकी जगह पे ये बना दिया, और जो भी कैपेसिटेंस बनाया वो हमने सी यानी कि इक्वल कैपेसिटेंस बना दिया। उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज एज्यूम कर लिया V/3 V/3 V/3, यानी कि तीनों वोल्टेज इक्वल हैं प्रत्येक डिस्क के अक्रॉस, ठीक। अब हमने मान लिया कि प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो ये तो आइडियल केस हो गया, ये प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारा बेसिकली कैसे होता है, एक टावर होता है, एक क्रॉस आर्म है, एक टावर है, और टावर स्टील का बना होगा। तो इस केस में हमारा दो कैपेसिटेंस फॉर्मेट बनते हैं, एक कैपेसिटेंस आपका शंट कैपेसिटेंस कहलाता है, दूसरा सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। तो सेल्फ कैपेसिटेंस किसकी वजह से होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस होता है आपकी स्टील टावर, सॉरी शंट कैपेसिटेंस जो होता है वो स्टील टावर और डिस्क के बीच में बनता है, ठीक है। जबकि आपका जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है वो प्रत्येक डिस्क की वजह से बनता है, प्रत्येक डिस्क की वजह से बनता है, जैसे सी सी सी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डायग्राम समझ में आ गया सब लोगों के, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक। तो आप लोग पहले इतना डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, इतना डायग्राम बना लो, तब हम लोग इसको और समझते हैं। और इसमें हम लोग कोई एक करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं, मान लीजिए ये करंट है I1 और ये करंट है, इधर करंट कोई जा रही है स्मॉल I1, और यहाँ पे कोई करंट जा रही है आपकी I2, और यहाँ पे कोई करंट जा रही है स्मॉल I2, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं I3, ठीक, और ये है I3, ठीक है, और यहाँ पे I3 स्मॉल है, ये बड़ी है, ठीक। तो ये एजम्पशन कर लीजिए और इसको डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जनरली आइडियल केस होता तो ये हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वोल्टेज हर डिस्क के क्रॉस बराबर होता, बट क्या होता है कि जो हमारा डिस्क इस कैपेसिटेंस की वजह से यानी कि जो शंट कैपेसिटेंस है, इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारी चार्जिंग करंट होती है यानी कि चार्जिंग करंट होती है, इस चार्जिंग करंट की वजह से हमारा जो डिफरेंट चार्जिंग करंट होती है, अलग अलग चार्जिंग करंट होती है, तो इस चार्जिंग करंट की वजह से क्या होता है, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर डिस्क के अक्रॉस अलग अलग हो जाता है। क्यों 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 अलग हो जाता है, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के जो सबसे पास वाली डिस्क है, ये वाली डिस्क है मान लिया कैपेसिटर सी, तो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ मिलता है, लास्ट वाली डिस्क के पास वाली, यानी कि इस वाली डिस्क के जो कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क होती है वहाँ पे वोल्टेज हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम मूव करेंगे क्रॉस आर्म की तरफ, यानी कि क्रॉस आर्म क्या है, ये ऊपर है, अगर क्रॉस आर्म की तरफ जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो वोल्टेज होगा वो घटता हुआ दिखता जाएगा। क्या है, जैसे मान लिया V3 है यहाँ पे कंडक्टर के सबसे पास वाला वोल्टेज V3, तो ये V3 हमारा वोल्टेज सबसे अधिक होगा, उसके बाद हमारा वोल्टेज V2 होगा, उसके बाद V1 होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज V3 होगा, V2 होगा, V1 होगा, ठीक है। अब इस क्यों होता है, तो हमारा ये इस कैपेसिटेंस की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो जो भी हमारा ये है चार्जिंग करंट की अनबैलेंस हो जाती है, बैलेंस होने की वजह से हमारा वोल्टेज इक्वल ना हो करके अलग अलग हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलता है, V3 पे, यानी कि V3 का मतलब जहाँ पे आपका कंडक्टर होगा उसके क्रॉस सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो हमारा वोल्टेज कम होता जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इससे क्या होता है, इसी चीज़ को जो हमने बनाया है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी में लिखा देंगे आप लोगों को, तो आप लोग इसको लिखिए पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो बनाया वही लिखेंगे। लिखिए, अच्छा लिखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर
इंसुलेटर स्ट्रिंग 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 सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंसुलेटर स्ट्रिंग पोर्सिलेन डिस्क पोर्सिलेन डिस्क की संख्या को एक मेटल लिंक के द्वारा सीरीज में कनेक्ट या जोड़ने से बनती है, कनेक्ट करने से बनता है। यानी कि स्ट्रिंग कैसे बनता है, ठीक है। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग पोर्सिलेन डिस्क की संख्या को एक मेटल लिंक के द्वारा सीरीज में कनेक्ट करने से बनता है। लिखिए, आगे लिखिए। जिसे स्ट्रिंग बोला जाता है, लिखिए। प्रत्येक इंसुलेटर डिस्क के प्रत्येक इंसुलेटर डिस्क के वजह से एक कैपेसिटर C बनता है। लिखते रहिए, हम बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर C बनता है, जिसे म्यूचुअल कैपेसिटेंस जिसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस कहा जाता है, जिसे सेल्फ कैपेसिटेंस कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो जो हमने बताया आपको कि ये जो C वाला है उसको सेल्फ कैपेसिटेंस या म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इसी तरीके से आगे और लिखिए। म्यूचुअल कैपेसिटेंस, यदि म्यूचुअल कैपेसिटेंस ऐसे लिखिए, यदि म्यूचुअल कैपेसिटेंस C अकेला होता, यानी कहने का मतलब क्या है, आपका ये वाला होता, कैपेसिटेंस केवल ये चीज़ होती, ठीक है। तो कैपेसिटेंस होता, तो चार्जिंग करंट, आगे देखिए, तो चार्जिंग करंट प्रत्येक डिस्क में चार्जिंग करंट प्रत्येक डिस्क में सेम फ्लो होती, सेम बहती, ठीक है, या सेम फ्लो होती। इतनी बात समझ में आ गई। सेम फ्लो होती, जिससे वोल्टेज सेम होता, जिससे वोल्टेज इक्वल या बराबर होता, जबकि
जबकि जबकि यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आगे लिखो, क्योंकि एक और कैपेसिटेंस जो कि प्रत्येक डिस्क तथा टावर या अर्थ के बीच बनता है। जो प्रत्येक टावर या अर्थ या प्रत्येक डिस्क या टावर के बीच बनता है उसे शंट कैपेसिटेंस C1 कहते हैं। उसे शंट कैपेसिटेंस C1 कहते हैं। ठीक है, इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से, आगे लिखो, इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से प्रत्येक इंसुलेटर डिस्क में चार्जिंग करंट सेम या बराबर फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रत्येक इंसुलेटर डिस्क के एक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है या इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, आगे लिखो, इक्वल नहीं होता है। सबसे अधिक या मैक्सिमम, ऐसे लिखो इस प्रकार, मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर के पास वाली डिस्क में देखने को मिलता है। कंडक्टर के पास वाली डिस्क में मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर के पास वाली डिस्क में मैक्सिमम वोल्टेज तथा क्रॉस आर्म की ओर बढ़ते हैं तो वोल्टेज का लेवल या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है। ठीक है, कम होता जाता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताओ। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि अगर हम लोग इंसुलेटर जो बनाते हैं, ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं, जिससे स्ट्रिंग बनती है, तो हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है और सबसे ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलता है जो कंडक्टर होता है लास्ट वाली डिस्क के पास। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज लास्ट वाली डिस्क के पास होता है जहाँ कंडक्टर होता है। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है, ठीक है। और ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होना हमारे लिए अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ये सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज लास्ट वाले पे ज़्यादा होगा, वोल्टेज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो इंसुलेटर, जो लास्ट वाली इंसुलेटर होगी, इंसुलेटर जो बना होगा उसके पास ज़्यादा होगा, तो हमारा खतरा रहेगा क्रैक होने का, ठीक है, टूटने का या ब्रेक डाउन होने का। तो इस ब्रेक डाउन को बचाने के लिए हम लोग वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? अब ये तो हमने बता लिया, देख लिया कि हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है अलग अलग और कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अब इसी को वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग क्या करें, बराबर करना हो, ठीक है, इसी दूरी को कम करने के लिए, ऐसी दूरी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिंग इफिशिएंसी पढ़ते हैं। तो सभी लोग आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रिंग इफिशिएंसी, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, स्ट्रिंग इफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी बेसिकली क्या बताता है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी ये बताता है कि आपका जो प्रत्येक इंसुलेटर के डिस्क में, यानी कि ईच इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपका नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है। तो इसी वोल्टेज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। अब इसको किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे, इसी की बेसिस पे हमारी इफिशिएंसी डिसाइड की जाती है, जिसको हम स्ट्रिंग इफिशिएंसी बोलते हैं। स्ट्रिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो इंसुलेटर की डिस्क हमने इस तरीके से बनाई, तो इन इंसुलेटर की कितनी इफिशिएंसी आपकी स्ट्रिंग इफिशिएंसी होनी चाहिए, जिससे हमारा वोल्टेज हर डिस्क के अक्रॉस बराबर हो जाए, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरी तरीके से बराबर कर लें वोल्टेज को। फिर भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को बराबर करने की कोशिश की जाती है, जिससे हमारा जो सिस्टम है जो भी है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, ठीक है। अगर ये मान लिया अगर 100% इफिशिएंसी है स्ट्रिंग इफिशिएंसी, तो 100% का मतलब हमारा वोल्टेज हर डिस्क के अक्रॉस बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और जैसे 90% या इस तरीके से, तो हम सब कह सकते हैं कि हमारा लगभग इक्वल है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसका एक डायग्राम फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देख लीजिए, ठीक है, और उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि स्ट्रिंग इफिशिएंसी बेसिकली जो होता है वो ये बताता है कि हमारा हर डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला है स्ट्रिंग इफिशिएंसी। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रिंग इफिशिएंसी, स्ट्रिंग इफिशिएंसी, ठीक है। अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो देखिए स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, वोल्टेज across the string upon n into voltage across disk nearest to the conductor, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो सभी लोग। अब यहाँ पे n क्या है, तो n है हमारे नंबर ऑफ इंसुलेटर
डिस्क, ठीक है। एन लिख लीजिए, एन क्या है, नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग। जो आपकी एक स्ट्रिंग बनती है, पूरे स्ट्रिंग में कितनी डिस्क आपने लगाई हैं। जैसे हमने अभी तक बताया कि कितनी स्ट्रिंग थी, डिस्क जितनी लगाओगे उतने ही नंबर ऑफ एन होंगे। जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक, इस तरीके से। तो इसको नोट कर लो पहले। तो ये होता है स्ट्रिंग इफिशिएंसी। इतना फार्मूला लिखने के बाद इसमें लिखो स्ट्रिंग इफिशिएंसी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि यह बताता है कि डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। कि डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। आगे लिखो, यदि स्ट्रिंग इफिशिएंसी हाई होती है या ज़्यादा होती है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब बराबर होना, ठीक है, लिख लो बराबर, ठीक है। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक यूनिफॉर्म होता है, किसके अक्रॉस होता है, डिस्क के अक्रॉस, ठीक, अधिक यूनिफॉर्म होता है। इस प्रकार यदि आइडियल केस एज्यूम करें, ऐसे लिख लो, तो 100% स्ट्रिंग इफिशिएंसी का मतलब है कि प्रत्येक इंसुलेटेड डिस्क की अक्रॉस एग्जैक्टली सेम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बराबर होता है, एग्जैक्टली या बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन यह, आगे लिखो, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यह प्रैक्टिकली 100% इफिशिएंसी होना इम्पॉसिबल होता है। इसे लिख लो, 100% इफिशिएंसी होना, स्ट्रिंग इफिशिएंसी होना इम्पॉसिबल होता है। फिर भी, आगे लिखो, 100 इफिशिएंसी, फिर भी ऐसे लिखो, स्ट्रिंग इफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा
इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। लिखते रहो, बहुत अच्छे से नोट्स बनवा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप देख लेना, ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, बुक में अगर पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहो, ये मत समझो कि हम वीडियो देखते हैं बस उससे काम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी बाद में। तो पहले जो भी है, जो हम लिखा रहे हैं उसको नोट्स बना लो। अगर समझ लोगे तो एक बार में ही जब आप रीडिंग लगाओगे तुरंत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसीलिए कोई बुक की लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, बुक की लैंग्वेज दिखाएंगे तो समझ लीजिए क्या होगा, आपको रटना पड़ेगा, और रटोगे तो रटने से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास करा करिए, ठीक है। बहुत लोग क्लास ही नहीं करते हैं, पता नहीं किस उसमें खोए पड़े हैं। अभी नहीं, बाद में जब क्लास चलेगी ऑफलाइन तब पता लगेगा, जिसका नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ फिर पता लगेगा उनको। तो ये दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम तो बेटा होके रहेंगे, ठीक है। और जूम पे अगर पढ़ते रहोगे तो जूम पे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं पाओगे इस सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट आपका ये है, ये सब्जेक्ट अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो मान चलो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही आपको साइड पे भी देखना होगा जब भी आपकी जॉब वगैरह लगेगी। तो यही तो सारी चीज़ें आप पावर सिस्टम में देखते हो, पावर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है टीडीपी, जो आप लोग पढ़ते हो बीटेक में, पूरा पावर सिस्टम सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जितने लोग आप क्लास नहीं कर रहे हैं उसको बोलो क्लास करें, और नहीं करोगे तो समझ लेना दिक्कत उनके लिए हर तरफ से है, ठीक है। मैक्सिमम क्लास लोग करें, क्योंकि अब तुम्हारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं बहुत न्यूमेरिकल बेसिस पे भी होंगे, और नहीं समझ पाओगे तो बाद में समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये पूछता है कोई स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एक रेशियो होता है इसका वोल्टेज, यानी कि पूरी स्ट्रिंग के क्रॉस जितना वोल्टेज होता है अपॉन एन इंटू जो नियरेस्ट कंडक्टर होता है उसके पास में कितना वोल्टेज है वो लिख लेते हैं, ठीक। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या डिसाइड करता है, क्या बताता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये बताता है कि प्रत्येक इंसुलेटेड डिस्क में कि हमारा वोल्टेज कितना यूनिफॉर्म है, कितना नॉन यूनिफॉर्म है, कितना यूनिफॉर्म है, यानी कि कितना बराबर है और कितना बराबर नहीं है, ये बताता है, ठीक है। और इसी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही हमारा हर डिस्क के अक्रॉस अच्छा वोल्टेज रहेगा या बराबर वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताओ। तो ये था आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये हमने बता दिया। अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है हर डिस्क के अक्रॉस, ठीक है, प्रैक्टिकल केस में। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को हमने बता दी तो आप लोगों ने ऐसे मान लिया, लेकिन ये क्या करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेसिस पे देखें तो कैसे हम देखेंगे। तो इसका एक डेरिवेशन आता है आप लोगों को, जिसका डेरिवेशन हम लोगों को करना होता है क्या, कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हर डिस्क के क्रॉस क्या क्या होता है और कितना वोल्टेज होता है, उस चीज़ को हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल देखते हैं आगे इसका मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।